हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रीवास्तव लॉ क्लासेस सक्सेस डोर। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे मेरे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, एसेंशियल कम्युनिटीज़ एक्ट 1955 की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज जो सेक्शन हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन है सेक्शन 7, 7A, 8 और 9। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सेक्शन 7 जो बात करता है हमारी पेनल्टीज़ की बात करता है। फ्रेंड्स, यदि कोई धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह उस धारा की धारा 2 की उपधारा H या खंड I के प्रतिनिर्देश से किए गए आदेश की दशा में कारावास, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दायी होगा। तो ये जो सेक्शन है फ्रेंड्स, सेक्शन 7 ये पीनल लाइबिलिटी का सेक्शन है, पेनल्टीज़ का सेक्शन है। सेक्शन 3 में जो भी आपको आदेश दिए गए हैं, अगर आप उनका अनुपालन नहीं करते हैं तो उसके लिए इसमें पनिशमेंट की बात की गई है। जैसे सेक्शन 3 का सबसेक्शन जो 2 था, उसके खंड H और I में 2 बातें बताई गई थी। H था, उसमें बताया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी आवश्यक वस्तु के सप्लाई के लिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसका उचित कीमत पर विक्रय करने के संबंध में कोई आंकड़े रखने के लिए आपको बोला है और आपने वो जो आंकड़े हैं उनको नहीं रखा है। इसका जो I खंड था, सबसेक्शन 2 का जो I खंड था, उसमें बताया गया था कि जो व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन आवश्यक वस्तु के कोई भी व्यापार में लगा हुआ है उसको अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे, और उसे ऐसा ऑर्डर दिया है कि उसको अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे, और उसने इस तरीके से कोई भी अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया है तो H और I के अधीन किसी व्यक्ति ने आदेश दिया था और उस आदेश का अगर उसने उल्लंघन किया है तो पनिशमेंट कितना होगा, 1 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो फाइन 1 वर्ष तक का पनिशमेंट होगा और प्लस फाइन। इसका सबसेक्शन 2 है कि किसी अन्य आदेश की दशा में कारावास जिसकी अवधि 3 माह से कम की नहीं होगी किंतु 7 वर्ष तक की होगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। इसके अलावा कोई अन्य आदेश दिया गया है जो कि H और I को छोड़कर कोई अन्य आदेश है जो दिया गया है और वो अन्य आदेश है आप उसका वायलेशन करते हैं। बोला है कि लाइसेंस, कोई भी अगर आवश्यक वस्तु का बिजनेस करेंगे तो लाइसेंस चाहिए, परमिट चाहिए, या फिर इस तरीके का कोई भी नॉर्मल जो पर्सन है वो इस तरीके का आवश्यक वस्तु से संबंधित कोई भी बिजनेस नहीं करेगा, कोई भी आवश्यक वस्तु का स्टॉक नहीं करेगा और आप उस आदेश को नहीं मानते हो तो पनिशमेंट कितना होगा फ्रेंड्स, 3 माह से कम का नहीं होगा किंतु जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो ऐसी दशा में पनिशमेंट 3 मंथ से कम का नहीं होगा किंतु 7 वर्ष तक का हो सकेगा। मतलब किसी भी दशा में 3 मंथ से तो कम का नहीं होगा किंतु 7 ईयर्स तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसका परंतु भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, परंतु न्यायालय किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों के आधार पर जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाएगा 3 माह से कम की अवधि का दंडादेश दे सकता है। कि अगर कोर्ट चाहे तो पर्याप्त और विशेष कारण लिखने पर जो निर्णय में उनको लिखने पड़ेंगे और फिर ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकते हैं, 3 माह से कम का भी कारावास दे सकते हैं। तो ये परंतु आपको याद रखना है, परंतु दोनों बातों के लिए कोर्ट चाहे तो 3 माह से भी कम का पनिशमेंट दे सकता है। जो सेकंड क्लॉज है इसका, ए का सेकंड क्लॉज है उसके लिए है ये, परंतु कि कोर्ट चाहे तो क्या कर सकता है, 3 माह से कम का भी पनिशमेंट दे सकता है। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा अगला बी पॉइंट। है, इसमें बताया गया है कि तो ऐसी संपत्ति के बाबत आदेश का उल्लंघन किया गया है सरकार के पक्ष में संपर्क कर ली जाएगी। कोई भी ऐसी संपत्ति है जिसके बाबत अगर आपने आदेश का उल्लंघन किया है तो वो संपर्क कर ली जाएगी। तो जो भी आवश्यक वस्तु है जिसके बाबत आपने उल्लंघन किया है या कोई भी संपत्ति है जिसके बाबत आपने उल्लंघन किया है जो आदेश दिया गया था तो वो क्या हो जाएगी, वो सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी। इसका सी पॉइंट है फ्रेंड्स, कोई भी पैकेज है, आवेष्टक है, पात्र है जिसमें कोई संपत्ति पाई गई हो और कोई पशु, गाड़ी, जलयान अन्य कोई प्रवण है जिसे संपत्ति ले जाने में प्रयुक्त किया गया हो, न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाने पर सरकार के पक्ष में संपर्क कर लिए जाएंगे। कि कोई भी पैकेज है जिसमें आवश्यक वस्तु रखी हुई है, आवेष्टक है या पात्र है जिसमें कि वो संपत्ति पाई जाती है, और कोई भी पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य कोई भी प्रवहन का साधन है तो उसको आवश्यक वस्तु को आपने या संपत्ति को आपने उसमें ले जाने के लिए यूज़ किया है तो फिर न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाने पर सरकार के पक्ष में वो संपर्क कर लिए जाएंगे। तो कोर्ट जब भी ऑर्डर दे दे तो उनको फिर सरकार के पक्ष में संपर्क कर लिया जाएगा। इसका सब क्लॉज 2 है फ्रेंड्स,
सबसेक्शन 2 है, यदि कोई व्यक्ति जिसको धारा 3 की उपधारा 4 के खंड बी के अधीन निर्देश दिया गया हो उस निर्देश का अनुपालन करने में असफल रहेगा तो वह कारावास जिसकी अवधि 3 मास से कम की नहीं होगी किंतु 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। फ्रेंड्स, जो सब सेक्शन 3 था उसका सबसेक्शन 4 का खंड क्लॉज बी था, वो ये बात करता है कि अगर केंद्र सरकार ने किसी प्राधिकृत अधिकारी को कोई ऑर्डर दिया है, और ऑर्डर क्या दिया है उसने कि कोई भी आवश्यक वस्तु के उत्पादन में संलग्न अगर कोई भी उपक्रम है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेशों के अकॉर्डिंग जो प्राधिकृत नियंत्रक है उसको उस उपक्रम को उस तरीके से चलाना है। लेकिन जो प्राधिकृत नियंत्रक है उसने सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको दिए थे उन ऑर्डरों का वो पालन नहीं करता है, तो उसको पनिशमेंट कौन से सेक्शन में है? 7 के सबसेक्शन 2 में। मतलब जो पब्लिक सर्वेंट होगा, जो प्राधिकृत नियंत्रक होगा जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था, वो उस ऑर्डर का पालन नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उसको पनिशमेंट मिलेगा सब क्लॉज 2 का। पनिशमेंट कितना होगा फ्रेंड्स? 3 माह से कम का नहीं होगा किंतु जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दायी होगा। इसके बाद परंतु दिया हुआ है, परंतु न्यायालय पर्याप्त और विशेष कारणों के आधार पर जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाएगा 3 माह से कम की कारावास का दंडादेश भी दे सकता है। कोर्ट चाहे तो निर्णय में कारण और पर्याप्त और विशेष कारण लिखने के बाद उसको 3 महीने से कम का भी दंडादेश दे सकता है। इसका सब क्लॉज 2A है फ्रेंड्स, यदि उपधारा 1 के खंड ए के उपखंड 2 के अधीन या उपधारा 2 के अधीन सिद्ध दोष कोई व्यक्ति उसी उपबंध के अधीन किसी अपराध के लिए पुनः सिद्ध दोष ठहराया जाता है तो वह द्वितीय और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। जो अभी हमने फ्रेंड पढ़ा सेक्शन जो 7 था उस सब क्लॉज 1 के 1 के खंड के उपखंड 2 में बताया था कि किन्हीं अन्य दशाओं में अगर आपने किसी भी अन्य आदेश का उल्लंघन किया है तो उसके लिए पनिशमेंट जो एक क्लॉज में बताया गया था उसमें बताया गया था 3 माह से कम का नहीं होगा किंतु 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और सब क्लॉज 2 में जो नियंत्रक था उसने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को नहीं माना, तो अगर किसी व्यक्ति ने इन सेक्शनों के अधीन कोई अपराध एक बार कर दिया है और फिर पुनः दोष सिद्ध किया जाता है या फिर दोबारा अगर इस तरीके के पश्चातवर्ती अगर वो इस तरीके कोई अपराध करता है तो फिर पनिशमेंट कितना होगा? 6 माह से कम का नहीं होगा किंतु जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। परंतु इसमें भी वही दिया हुआ है, परंतु न्यायालय किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों के आधार पर जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाएगा 6 माह से कम की अवधि का भी कारावास का दंडादेश दे सकता है। 2B, इसके बाद 2B दिया हुआ है कि उपधारा 1, 2 और 2A के प्रयोजनों के लिए बात की उपधारा 1 के खंड ए के खंड 2 के अधीन या उपधारा 2 के अधीन किसी अपराध से जन साधारण या किसी व्यक्ति को खास हानि नहीं हुई है तो यथास्थिति 3 माह से 6 माह से कम की अवधि के लिए कारावास दंडादेश देने का पर्याप्त और विशेष कारण होगा। जैसे हमने पढ़ा है कि 3 महीने से भी कम का हो सकता है पर्याप्त और विशेष कारण लिखने पर, इसके सब क्लॉज 1 में पढ़ा था। अब 2A में बताया गया है कि 6 माह से भी कम, अगर सेकंड टाइम आप बार आप इस तरीके का अपराध करते हो तो फिर ऐसी स्थिति में वो क्या हो सकता है? 6 माह से कम का भी हो सकता है, पर कोर्ट को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कोर्ट को निर्णय में पर्याप्त और विशेष कारण अभिलिखित करने पड़ेंगे। लेकिन ये 2B में ये बताया गया है कि आपने वो अपराध किया और उस अपराध से जन साधारण या किसी व्यक्ति को कोई खास हानि नहीं हुई है, कोई विशेष हानि उनको नहीं हुई है, तो यथास्थिति ऐसी स्थिति में 3 माह या 6 माह से कम की अवधि के लिए कोई कारावास का दंडादेश दिया जाता है तो वो विशेष और पर्याप्त कारण होगा। इसके बाद इसका सब क्लॉज 3 है फ्रेंड्स, जहाँ उपधारा 1 के अधीन किसी अपराध के लिए कोई व्यक्ति सिद्ध दोष हुआ है वो किसी आवश्यक वस्तु के बाबत किसी आदेश के उल्लंघन के लिए उस उपधारा के अधीन पुनः सिद्ध दोष होता है तो वहाँ वह न्यायालय जिसके द्वारा ऐसा व्यक्ति सिद्ध दोष किया जाए उसकी शास्ति के अतिरिक्त उस धारा के अधीन उस पर अधिरोपित किए गए आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि वह व्यक्ति उस आवश्यक वस्तु में 6 माह से अन्यून की कालावधि तक जैसा आदेश में विनिर्देश किया जाए कोई कारोबार नहीं करेगा। तो जो भी व्यक्ति है, पहले आपने एक बार कोई अपराध कर दिया फिर दोबारा आपने उस तरीके का ही कोई अपराध किया है तो फिर आपको पनिशमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, जितना भी पनिशमेंट होगा उसके साथ साथ एडिशनल आपको क्या मिलेगा कि 6 माह तक जो कारोबार आप करते थे वैसा कारोबार करने से आपको प्रतिषेधित कर दिया जाएगा। जो कोर्ट ट्रायल कर रहा है वही कोर्ट आपको प्रतिषेधित करेगा कि अगर आपने एक बार इस तरीके का अपराध कर दिया है, उपधारा 1 में जो अपराध बताएं, और आप दोबारा से उस तरीके का कोई अपराध करते हो तो 6 माह से अन्यून के टाइम पीरियड के लिए कोर्ट क्या कर सकता है? आपको प्रतिषेध कर सकता है कि आप दोबारा से उस तरीके का कोई भी बिजनेस नहीं करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स सेक्शन हमारा है 7A।
सेबी ने केंद्रीय सरकार द्वारा कुछ रकमों का भू राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने की शक्ति किसको पावर दी गई है ये? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को। जहाँ कोई व्यक्ति जो धारा 3 के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में किसी रकम का संदाय करने के लिए या किसी रकम को किसी खाते में या उस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा या उसके अनुसरण में निधि में गठित निधि में जमा करने के लिए दायी है, ऐसी संपूर्ण रकम या उसके किसी भाग का संदाय करने में और उसे जमा करने में व्यतिक्रम करता है, वहाँ ऐसी रकम की बाबत ऐसा व्यतिक्रम किया गया है, ऐसा है ऐसा जो आदेश है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 1984 के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात किया गया हो, चाहे ऐसे व्यक्ति का ऐसी रकम का संदाय करने या जमा करने का दायित्व ऐसे प्रारंभ के पूर्व या पश्चात उत्पन्न हुआ हो, सरकार द्वारा ऐसे व्यतिक्रम की तारीख से ऐसी रकम वसूल किए जाने की तारीख तक प्रतिवर्ष 15% दर से या उस पर संगणित साधारण ब्याज सहित भू राजस्व की बकाया के रूप में या लोक मांग के रूप में वसूल की जाएगी। कि अगर कोई भी व्यक्ति है फ्रेंड्स, उसको उसकी लायबिलिटी अगर बनती है कि किसी भी प्रकार की रकम देने का दायित्व अगर उसका बनता है या फिर कोई राशि अगर उसको जमा करने की बात बोली गई है, वो राशि अगर उसने जमा नहीं की है, तो ऐसी स्थिति में उससे वो राशि कैसे कैसे वसूल की जा सकती है? उससे वो राशि भू राजस्व की बकाया के रूप में या फिर लोक मांग के रूप में वसूल की जाएगी। और साथ ही साथ उस व्यक्ति पर अगर उसने राशि जमा नहीं की है तो जिस दिन पर उस पर वो देय हो गई है वो राशि, और जिस दिन वो उसका संदाय करता है उस दिन से लेकर उस व्यक्ति को 15% ब्याज सहित वो राशि जमा करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आपके 2-3 नोटी बनेंगे। एक तो ब्याज की प्रतिशत पूछा जाएगा और दूसरा आपका पूछा जाएगा किस किस तरीके से वसूल की जा सकती है। तो भू राजस्व की बकाया के रूप में या लोक मांग के रूप में वसूल की जाएगी और जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा? वो 15% तक का हो सकेगा। इसका सब क्लॉज 2 है, उपधारा 1 के अधीन वसूल की गई रकम ऐसे आदेश के अनुसार बढ़ता जाएगा जिसके अधीन ऐसी रकम का संदाय या जमा करने का दायित्व उत्पन्न हुआ है। जो उपधारा 2 के अधीन अगर कोई भी उपधारा 1 के अधीन जो राशि आपसे वसूल की गई है उस रकम का निपटारा उस आदेश के अनुसार किया जाएगा जिसके अधीन ऐसी रकम का संदाय या दायित्व का निक्षेप उत्पन्न हुआ है। मतलब किस चीज़ के लिए आपसे वो पैसे मांगे गए हैं उसके अकॉर्डिंग उनका निपटारा किया जाएगा। इसका सब क्लॉज 3 है फ्रेंड्स। इसका सब क्लॉज 3 बात करता है कि तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि में किसी संविदा पर कोई प्रतिकूल बात होते हुए कोई न्यायालय अधिकरण अन्य प्राधिकारी इस धारा के उपबंधों के अनुसार भू राजस्व की बकाया या लोक मांग के किसी रकम को वसूल करने के प्रतिषिद्ध या अवरुद्ध करने वाला कोई आदेश मंजूर नहीं करेगा, कोई आदेश नहीं देगा। कि किसी भी विधि में भले ही कुछ भी लिखा हुआ हो, यहाँ पर अगर किसी भी अधिनियम यहाँ पर अगर कोई भी किसी व्यक्ति से भू राजस्व की बकाया या लोक मांग के रूप में कोई भी राशि अगर मांग की जा रही है तो ऐसी स्थिति में सरकार को उसको वसूल करने का अधिकार है। कोई भी न्यायालय, कोई भी अधिकरण या कोई भी प्राधिकारी उस आदेश को प्रतिषिद्ध करने वाला व्यादेश मंजूर नहीं करेगा। मतलब कोर्ट को या किसी भी प्राधिकारी को या किसी भी प्राधिकरण को किसी भी तरीके का व्यादेश जारी करने की कोई भी पावर नहीं दी गई है। इसका सब क्लॉज 4 है, यदि कोई आदेश जिसके अनुसरण में कोई रकम सरकार द्वारा उपधारा 1 के अधीन भू राजस्व की बकाया के रूप में या लोक मांग के रूप में वसूल की गई है, किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सरकार को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अविधिमान्य घोषित कर दिया जाता है, तो सरकार उसके द्वारा इस प्रकार वसूल की गई रकम का प्रतिदाय उस व्यक्ति को जिससे ऐसी रकम वसूल की गई थी उसके वसूल किए जाने की तारीख से उस तारीख तक जिसको ऐसा प्रतिदाय किया जाता है प्रतिवर्ष 15% की दर से संगणित साधारण ब्याज सहित करेगी। जैसे कि अभी बोला था कि अगर आपने रकम जमा नहीं की है तो जिस दिन से व्यतिक्रम किया और जिस दिन आप संदाय करते हो उस दिन तक आपको 15% की दर से प्रतिवर्ष की दर से आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने या किसी अधिकारी या प्राधिकारी ने कोई राशि आपसे मांग करने के लिए कोई ऑर्डर आपको दिया और आपने उस ऑर्डर को है ना कोर्ट में चैलेंज कर दिया, तो कोई भी जो कोर्ट है अगर कोर्ट ने क्या किया उस आदेश को क्या कर दिया अविधिमान्य घोषित कर दिया। जो आपसे जो राशि वसूल की जा रही है उस राशि को वसूल करने वाले ऑर्डर को इनवैलिड घोषित कर दिया, तो फिर वो व्यक्ति है जिससे आप मांग रहे थे और उसने वो राशि दे दी हो, तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा जो राशि वसूल कर ली गई है वो उस व्यक्ति को वापस की जाएगी और वो उसको वापस की जाएगी, उस पर भी वो क्या करेंगे 15% इंटरेस्ट के सहित उस व्यक्ति को वापस करेंगे। तो ये यहाँ पर आप देख लेना ऊपर वाला जो इससे पहले वाला जो
1 वाला पैराग्राफ था, सबसेक्शन था, उसमें बताया था कि आपसे वसूल की जाएगी तो 15%, जितना व्यतिक्रम किया है आपको 15% प्रतिवर्ष की दर से उतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर उन्होंने गलत तरीके से आपसे पैसे ले लिए हैं तो उनको पैसे वापस करने पड़ेंगे। फिर ऐसी स्थिति में उनको भी आपको 15% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज सहित वो आपको राशि का प्रतिदाय करेंगे। प्रतिदाय मीन्स वापस करेंगे। स्पष्टीकरण, इस धारा के प्रयोजनों के लिए सरकार से वह सरकार अभिप्रेत है जिसने धारा 3 के अधीन संप्रत आदेश किया है अथवा जहां ऐसा आदेश किसी सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किया गया था वहां वह सरकार। तो यहाँ ये बोले सरकार में कौन सी सरकार आएगी? जिसने धारा 3 के अधीन आदेश दिया था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, अथवा जिस सरकार के अधिकारी या जिस सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा वो आदेश किया गया था तो वहाँ पर वो सरकार अभिप्रेत है। तो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है। फ्रेंड्स आइए अब इसका देखिए सेक्शन 8 में सिर्फ आप नंबर देख लीजिएगा। इसका सेक्शन 8 में बताया गया है प्रयत्न और दुष्प्रेरण, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश के उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करता है, यह समझा जाएगा कि उसने उस आदेश का उल्लंघन किया है। धारा 3 के अधीन कोई आपको आदेश दिया है और आप क्या करते हो? उस आदेश का उल्लंघन का प्रयत्न करते हो या फिर उस आदेश के उल्लंघन का आप दुष्प्रेरण करते हो, तो आपके बारे में ये माना जाएगा कि आपने धारा 3 के आदेश का उल्लंघन किया है। मतलब जो भी आप प्रयत्न कर रहे हो या दुष्प्रेरण कर रहे हो तो वो प्रयत्न या दुष्प्रेरण अपराध के समान माना जाएगा। तो जो प्रयत्न या दुष्प्रेरण है वो मूल अपराध के समान माना जाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स सेक्शन 9 है हमारा, ये लास्ट सेक्शन है हमारा इसका। यदि कोई व्यक्ति, सेक्शन 9 इसका नंबर भी, यदि कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के द्वारा कोई कथन करने या कोई जानकारी देने के लिए अपेक्षित होने पर ऐसा कथन करेगा, ऐसी जानकारी देगा जो किसी सारवान विशिष्टि में मिथ्या हो और जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास करने के लिए उसके पास युक्तियुक्त हेतु हो या जिसके सही होने का उसे विश्वास न हो, यथा पूर्वोक्त कोई किसी पुस्तक, लेखा, अभिलेख, घोषणा, विवरणी या अन्य दस्तावेज में करेगा या जिसे रखने या देने के लिए वह किसी आदेश द्वारा अपेक्षित है, तो वह कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से अथवा दोनों से दंडनीय होगा। तो मिथ्या कथन करने के लिए जो पेनल्टी होगी वो कितनी होगी फ्रेंड्स? यहाँ पर आपको याद रखना है 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। कोई व्यक्ति ये धारा 3 के अधीन उसको कोई आदेश दिया गया है कोई कथन करने का या कोई जानकारी देने का, वो ऐसा कथन करता है जिसके बारे में उसको पता है कि वो झूठा है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह उसको देने हैं, अकाउंट्स वगैरह उसको बनाने हैं, कोई घोषणा उसको करनी है, कोई डॉक्यूमेंट में उसको कोई घोषणा करनी है या कोई दस्तावेज उसको रखना है, वो कैसा रखता है? उसको पता है कि वो सब झूठे हैं या फिर मिथ्या हैं। तो ऐसी स्थिति में उसको पनिशमेंट कौन से सेक्शन का मिलेगा फ्रेंड्स? सेक्शन 9 का मिलेगा। पनिशमेंट कितना है? 5 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपकी इस वीडियो से संबंधित, इस एक्ट से संबंधित अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इससे पहले वाला अगर आपको वीडियो देखना है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। Thank you friends watching for my video.